एनसीईआरटी ई बुक फूलों के पौधों की शारीरिक रचना। अध्याय 6। फूलों के पौधों की शारीरिक रचना। आप पौधों और जानवरों दोनों के बड़े जीवित जीव की बाहरी आकृति विज्ञान में संरचनात्मक समानताएं और विविधताएं बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो हमें अनेक समानताएं तथा अंतर भी मिलते हैं। इस अध्याय में आपको उच्च पादपों की आंतरिक संरचना तथा प्रकार्यात्मक संगठन से परिचित कराया गया है। पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। पौधों में मूल इकाई के रूप में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं को ऊतकों में व्यवस्थित किया जाता है और बदले में ऊतकों को अंगों में व्यवस्थित किया जाता है। एक पौधे में विभिन्न अंग अपनी आंतरिक संरचना में अंतर दिखाते हैं। एंजियोस्पर्म के भीतर मोनोकॉट्स और डाइकोट्स को भी शारीरिक रूप से अलग देखा जाता है। आंतरिक संरचनाएं विविध वातावरणों के अनुकूलन भी दिखाती हैं। 6.1 ऊतक, 6.2 ऊतक प्रणाली, 6.3 डाइकोटाइलडोनस और मोनोकोटाइलडोनस पौधों की शारीरिक रचना, 6.4 द्वितीयक वृद्धि, 6.1 ऊतक। एक ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें एक सामान्य उत्पत्ति होती है और आमतौर पर एक सामान्य कार्य करती है। एक पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना होता है। ऊतकों को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक, इस आधार पर कि बनने वाली कोशिकाएं विभाजित होने में सक्षम हैं या नहीं। 6 जनवरी 2001 मेरिस्टेमेटिक ऊतक। पौधों में वृद्धि काफी हद तक सक्रिय कोशिका विभाजन के विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित है जिन्हें मेरिस्टेम जीके मेरिस्टोस विभाजित कहा जाता है। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। वे मेरिस्टेम जो जड़ों और टहनियों के सिरों पर होते हैं और प्राथमिक ऊतकों का उत्पादन करते हैं, उन्हें शिखर मेरिस्टेम कहा जाता है। चित्र 6 से 1। चित्र 6 से 1 एपिकल मेरिस्टेम, ए रूट, बी शूट। रूट एपिकल मेरिस्टेम एक रूट की नोक पर कब्जा कर लेता है, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम स्टेम अक्ष के सबसे दूर के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। पत्तियों के निर्माण और तने के बढ़ाव के दौरान शूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छोड़ी गई कुछ कोशिकाएं एक्सिलरी कली का निर्माण करती हैं। ऐसी कलियां पत्तियों की धुरी में मौजूद होती हैं और एक शाखा या फूल बनाने में सक्षम होती हैं। परिपक्व ऊतकों के बीच होने वाली मेरिस्टेम को इंटरक्लेरी मेरिस्टेम के रूप में जाना जाता है। वे घास में होते हैं और चराई वाले शाकाहारी जानवरों द्वारा हटाए गए भागों को पुनर्जीवित करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरक्लेरी मेरिस्टेम दोनों प्राथमिक मेरिस्टेम हैं क्योंकि वे एक पौधे के जीवन में जल्दी दिखाई देते हैं और प्राथमिक पौधे के शरीर के निर्माण में योगदान करते हैं। मेरिस्टेम जो कई पौधों की जड़ों और टहनियों के परिपक्व क्षेत्रों में होता है, विशेष रूप से वे जो वुडी अक्ष का उत्पादन करते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम की तुलना में बाद में दिखाई देते हैं, द्वितीयक या पार्श्व मेरिस्टेम कहलाते हैं। वे बेलनाकार मेरिस्टेम हैं। फासिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम पार्श्व मेरिस्टेम के उदाहरण हैं। ये द्वितीयक ऊतकों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। प्राथमिक और साथ ही माध्यमिक मेरिस्टेम दोनों में कोशिकाओं के विभाजन के बाद नवगठित कोशिकाएं संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से विशिष्ट हो जाती हैं और विभाजित करने की क्षमता खो देती हैं। ऐसी कोशिकाओं को स्थायी या परिपक्व कोशिकाएं कहा जाता है और स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। प्राथमिक पादप निकाय के निर्माण के दौरान शिखर मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्र त्वचीय ऊतकों, जमीन के ऊतकों और संवहनी ऊतकों का उत्पादन करते हैं। 6 जनवरी 2002 स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं आमतौर पर आगे विभाजित नहीं होती हैं। संरचना और कार्य में समान सभी कोशिकाओं वाले स्थायी ऊतकों को सरल ऊतक कहा जाता है। कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं वाले स्थायी ऊतकों को जटिल ऊतक कहा जाता है। 6.1.2.1 सिंपल मुद्दे। एक साधारण ऊतक केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। पादपों में विभिन्न सरल ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा हैं। चित्र 6 से 2। चित्र 6 से 2 सरल ऊतक, पैरेन्काइमा, ई कोलेन्काइमा, ब स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा अंगों के भीतर प्रमुख घटक बनाता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं आमतौर पर आइसोडामेट्रिक होती हैं। वे गोलाकार, अंडाकार, गोल, बहुभुज या आकार में लंबी हो सकते हैं। उनकी दीवारें पतली हैं और सेल्यूलोज से बनी हैं। वे या तो बारीकी से पैक किए जा सकते हैं या छोटे अंतरकोशिकीय स्थान हो सकते हैं। पैरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण, भंडारण, स्राव जैसे विभिन्न कार्य करता है। कोलेन्काइमा अधिकांश डाइकोटाइलडोनस पौधों में एपिडर्मिस के नीचे की परतों में होता है। यह या तो एक सजातीय परत के रूप में या पैच में पाया जाता है। इसमें कोशिकाएं होती हैं जो सेल्यूलोज, हेमिकेलुलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण कोनों पर बहुत मोटी होती हैं। कोलेन्काइमेटस कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार या बहुभुज हो सकती हैं और अक्सर क्लोरोप्लास्ट होती हैं। ये कोशिकाएं भोजन को आत्मसात करती हैं जब उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान अनुपस्थित हैं।
वे पौधे के बढ़ते हिस्सों जैसे कि युवा तने और पत्ती के डंठल को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में लंबी, संकीर्ण कोशिकाएं होती हैं जिनमें मोटी और लिग्निफाइड सेल की दीवारें होती हैं जिनमें कुछ या कई गड्ढे होते हैं। वे आमतौर पर मृत और प्रोटोप्लास्ट के बिना होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के रूप, संरचना, उत्पत्ति एवं विकास में भिन्नता के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा या तो तंतु अथवा स्केलेरिड हो सकते हैं। ये रेशे मोटी भित्ति, लंबी एवं नुकीली कोशिकाएं होती हैं जो सामान्यतः पादप के विभिन्न भागों में समूहों में पाई जाती हैं। स्केलेरिड्स गोलाकार, अंडाकार या बेलनाकार, बहुत संकीर्ण गुहाओं, लुमेन के साथ अत्यधिक मोटी मृत कोशिकाएं हैं। ये आमतौर पर नट्स की फलों की दीवारों में पाए जाते हैं, अमरूद, नाशपाती और सपोटा जैसे फलों का गूदा, फलियां के बीज कोट और चाय के पत्ते। स्क्लेरेनकाइमा अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। 6.1.2.2 जटिल ऊतक। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और ये एक इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम पादपों में जटिल ऊतक बनाते हैं। चित्र 6 से 3। चित्र 6-3, जाइलम ई फ्लोएम। जाइलम जड़ों से तने और पत्तियों तक पानी और खनिजों के लिए एक संवाहक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधे के हिस्सों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। यह 4 अलग अलग प्रकार के तत्वों से बना है, अर्थात ट्रेकिड्स वाहिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म में उनके जाइलम में वाहिकाओं की कमी होती है। ट्रेकिड्स लंबी या ट्यूब जैसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें मोटी और लिग्निफाइड दीवारें और टेपिंग सिरों होते हैं। ये मृत हैं और प्रोटोप्लाज्म के बिना हैं। कोशिका भित्ति की भीतरी परतों में मोटाई होती है जो रूप में भिन्न होती है। फूलों के पौधों में ट्रेकिड्स और बर्तन मुख्य जल परिवहन तत्व हैं। वेसल एक लंबी बेलनाकार ट्यूब जैसी संरचना है जो पोत सदस्यों नामक कई कोशिकाओं से बनी होती है, जिनमें से प्रत्येक में लिग्निफाइड दीवारें और एक बड़ी केंद्रीय गुहा होती है। पोत कोशिकाएं भी प्रोटोप्लाज्म से रहित होती हैं। पोत के सदस्य अपनी आम दीवारों में छिद्रों के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं। जहाजों की उपस्थिति एंजियोस्पर्म की एक विशेषता है। जाइलम फाइबर में अत्यधिक मोटी दीवारें होती हैं और केंद्रीय लुमेन मिट जाते हैं। ये या तो सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित और पतली दीवार वाली होती हैं और उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। वे स्टार्च या वसा और टैनिन जैसे अन्य पदार्थों के रूप में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं। जल का रेडियल चालन किरण पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं द्वारा होता है। प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है, प्रोटोक्साइलम और मेटैक्साइलम। पहले गठित प्राथमिक जाइलम तत्वों को प्रोटोक्साइलम कहा जाता है और बाद में गठित प्राथमिक जाइलम को मेटैक्साइलम कहा जाता है। तनों में प्रोटोक्साइलम केंद्र पित्त की ओर होता है और मेटैक्साइलम अंग की परिधि की ओर होता है। इस प्रकार के प्राथमिक जाइलम को एंडोर्च कहा जाता है। जड़ों में प्रोटोक्साइलम परिधि की ओर होता है और मेटैक्साइलम केंद्र की ओर होता है। प्राथमिक जाइलम की ऐसी व्यवस्था को एकसार कहा जाता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, आमतौर पर पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में। एंजियोस्पर्म में फ्लोएम चलनी ट्यूब तत्वों, साथ ही कोशिकाओं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से बना होता है। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं और छलनी कोशिकाएं होती हैं। उनके पास छलनी ट्यूबों और साथी कोशिकाओं की कमी है। चलनी ट्यूब तत्व भी लंबे, ट्यूब जैसी संरचनाएं हैं जो अनुदैर्ध्य रूप से व्यवस्थित हैं और साथी कोशिकाओं से जुड़े हैं। छलनी प्लेटों को बनाने के लिए उनकी अंत दीवारों को छलनी की तरह छिद्रित किया जाता है। एक परिपक्व छलनी तत्व में एक परिधीय साइटोप्लाज्म और एक बड़ा रिक्तिका होता है, लेकिन एक नाभिक का अभाव होता है। छलनी ट्यूबों के कार्यों को साथी कोशिकाओं के नाभिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साथी कोशिकाएं विशेष पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं जो चलनी ट्यूब तत्वों के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं। छलनी ट्यूब तत्व और साथी कोशिकाएं अपनी सामान्य अनुदैर्ध्य दीवारों के बीच मौजूद गड्ढे क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं। साथी कोशिकाएं चलनी ट्यूबों में दबाव ढाल को बनाए रखने में मदद करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा लंबी, पतला बेलनाकार कोशिकाओं से बना होता है जिनमें घने साइटोप्लाज्म और नाभिक होते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है और इसमें गड्ढे होते हैं जिनके माध्यम से कोशिकाओं के बीच प्लास्मोडेस्माटल कनेक्शन मौजूद होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा खाद्य सामग्री और रेजिन, लेटेक्स और श्लेष्म जैसे अन्य पदार्थों को संग्रहित करता है। अधिकांश मोनोकोटाइलडोन में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित है। फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर, स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बने होते हैं। ये आमतौर पर प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं। ये बहुत लंबी, अशाखित होती हैं और इनमें नुकीली, सुई जैसी एपिस होती है। फ्लोएम फाइबर की कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है।
परिपक्वता पर ये तंतु अपना प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं और मृत हो जाते हैं। जूट, सन और भांग के फ्लोएम फाइबर का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। पहले गठित प्राथमिक फ्लोएम में संकीर्ण छलनी नलिकाएं होती हैं और इसे प्रोटोफ्लोएम के रूप में जाना जाता है, और बाद में गठित फ्लोएम में बड़ी छलनी नलिकाएं होती हैं और इसे रूपक कहा जाता है। 6.2 ऊतक प्रणाली। हम मौजूद कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर ऊतकों के प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे। आइए अब विचार करें कि ऊतक पौधे के शरीर में उनके स्थान के आधार पर कैसे भिन्न होते हैं। उनकी संरचना और कार्य भी स्थान पर निर्भर करेगा। उनकी संरचना और स्थान के आधार पर 3 प्रकार के ऊतक प्रणालियां हैं। ये एपिडर्मल ऊतक प्रणाली, जमीन या मौलिक ऊतक प्रणाली और संवहनी या डक्टिंग ऊतक प्रणाली हैं। 6 फरवरी 2001 एपिडर्मल ऊतक प्रणाली। एपिडर्मल ऊतक प्रणाली पूरे पौधे के शरीर का सबसे बाहरी आवरण बनाती है और इसमें एपिडर्मल कोशिकाएं, रंध्र और एपिडर्मल उपांग, ट्राइकोम और बाल शामिल होते हैं। एपिडर्मिस प्राथमिक पौधे के शरीर की सबसे बाहरी परत है। यह लंबी, कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं से बना है जो एक निरंतर परत बनाते हैं। एपिडर्मिस आमतौर पर एकलस्तरित होता है। एपिडर्मल कोशिकाएं कोशिका की दीवार को अस्तर करने वाले साइटोप्लाज्म की एक छोटी मात्रा और एक बड़ी रिक्तिका के साथ पैरेन्काइमेटस होती हैं। एपिडर्मिस के बाहर अक्सर एक मोमी मोटी परत के साथ कवर किया जाता है जिसे छल्ली कहा जाता है, जो पानी के नुकसान को रोकता है। छल्ली जड़ों में अनुपस्थित है। स्टोमेटा पत्तियों के एपिडर्मिस में मौजूद संरचनाएं हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक रंध्र 2 बीन के आकार की कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें गार्ड कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, जो स्टोमेटा छिद्र को घेरते हैं। घास में गार्ड कोशिकाएं गूंगे घंटी के आकार की होती हैं। गार्ड कोशिकाओं की बाहरी दीवारें स्टोमेटा छिद्र से दूर पतली होती हैं और आंतरिक दीवारें स्टोमेटा छिद्र की ओर अत्यधिक मोटी होती हैं। गार्ड कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और रंध्र के उद्घाटन और समापन को नियंत्रित करते हैं। कभी कभी गार्ड कोशिकाओं के आसपास के क्षेत्र में कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं अपने आकार और आकार में विशिष्ट हो जाती हैं और सहायक कोशिकाओं के रूप में जानी जाती हैं। स्थूद्वारक रक्षक कोशिकाएं तथा आसपास की सहायक कोशिकाएं एक साथ स्तोत्र तंत्र कहलाती हैं। चित्र 6 से 4। चित्र 6 से 4 आरेखीय निरूपण। बीन के आकार की रक्षक कोशिकाओं वाले रंध्र, ई गूंगे घंटी के आकार के रक्षक सेल के साथ रंध्र। एपिडर्मिस की कोशिकाएं कई बालों को सहन करती हैं। जड़ के बाल एपिडर्मल कोशिकाओं के एक कोशिकीय बढ़ाव होते हैं और मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। तने पर एपिडर्मल बालों को ट्राइकोम कहा जाता है। शूट सिस्टम में ट्राइकोम आमतौर पर बहुकोशिकीय होते हैं। वे शाखित या अशाखित और नरम या कठोर हो सकते हैं। वे गुप्त भी हो सकते हैं। ट्राइकोम वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी के नुकसान को रोकने में मदद करते हैं। 6 फरवरी 2002 ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस और संवहनी बंडलों को छोड़कर सभी ऊतक जमीन के ऊतकों का गठन करते हैं। इसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्चाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जैसे सरल ऊतक होते हैं। पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं आमतौर पर प्राथमिक तनों और जड़ों में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त और मेडुलरी किरणों में मौजूद होती हैं। पत्तियों में जमीन के ऊतकों में पतली दीवार वाले क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें कोशिकाएं होती हैं और इसे मेसोफिल कहा जाता है। चित्र 6 से 5 विभिन्न प्रकार के संवहनी बंडल। त्रिजीय, संयुक्त बंद, ब संयुक्त खुला। 6 फरवरी 2003 संवहनी ऊतक प्रणाली। संवहनी प्रणाली में जटिल ऊतक, फ्लोएम और जाइलम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहनी बंडल बनाते हैं। चित्र 6 से 5। डाइकोटाइलडोनस तनों में कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच मौजूद होता है। कैम्बियम की उपस्थिति के कारण ऐसे संवहनी बंडल द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम ऊतक बनाने की क्षमता रखते हैं और इसलिए इन्हें खुले संवहनी बंडल कहा जाता है। मोनोकोटाइलडॉन में संवहनी बंडलों में कोई कैम्बियम मौजूद नहीं होता है। इसलिए चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते हैं, इसलिए उन्हें बंद कहा जाता है। जब एक संवहनी बंडल के भीतर जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग त्रिज्याओं के साथ एक वैकल्पिक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो व्यवस्था को रेडियल कहा जाता है, जैसे कि जड़ों में। संवहनी बंडलों के संयुक्त प्रकार में जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रूप से संवहनी बंडलों के समान त्रिज्या के साथ स्थित होते हैं। इस तरह के संवहनी बंडल तने और पत्तियों में आम हैं। संयुक्त संवहनी बंडलों में आमतौर पर फ्लोएम होता है जो केवल जाइलम के बाहरी तरफ स्थित होता है। 6.3 डाइकोटाइलडोनस और मोनोकोटाइलडोनस पौधों की शारीरिक रचना। जड़ों, तनों और पत्तियों के ऊतक संगठन की बेहतर समझ के लिए इन अंगों के परिपक्व क्षेत्रों के अनुप्रस्थ वर्गों का अध्ययन करना सुविधाजनक है। 6 मार्च 2001 डाइकोटाइलडोनस रूट। चित्र 6.6 को देखिए, यह सूरजमुखी के मूल का अनुप्रस्थ भाग दर्शाता है।
आंतरिक ऊतक संगठन इस प्रकार है। चित्र 6.6 T.S. द्विबीजपत्री मूल प्राथमिक बी एक बीजपत्री मूल। सबसे बाहरी परत एपिबल्मा है। एपिबल्मा की कई कोशिकाएं एक कोशिकीय जड़ बाल के रूप में फैलती हैं। कॉर्टेक्स में अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान के साथ पतली दीवार वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। कॉर्टेक्स की अंतरतम परत को एंडोडर्मिस कहा जाता है। इसमें बैरल के आकार की कोशिकाओं की एक परत होती है जिसमें बिना किसी अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान होते हैं। एंडोडर्मल कोशिकाओं की स्पर्श रेखा और साथ ही रेडियल दीवारों में कैस्परियन स्ट्रिप्स के रूप में पानी अभेद्य मोमी सामग्री सुब्रिन का जमाव होता है। एंडोडर्मिस के बगल में मोटी दीवारों वाली पैरेन्काइयोमेटस कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिन्हें पेराइकल कहा जाता है। द्वितीयक वृद्धि के दौरान पार्श्व जड़ों और संवहनी कैम्बियम की दीक्षा इन कोशिकाओं में होती है। पिट छोटा या अगोचर होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं को संयुग्मी ऊतक कहा जाता है। आमतौर पर 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम पैच होते हैं। बाद में जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम रिंग विकसित होती है। एंडोडर्मिस के अंदरूनी हिस्से पर सभी ऊतक जैसे कि पेराइकल, संवहनी बंडल और पिथ स्टेल का गठन करते हैं। 6 मार्च 2002 मोनोकोटाइल्डोनस रूट। एक बीजपत्री मूल की शारीरिक रचना अनेक दृष्टियों से द्विबीजपत्री मूल के समान होती है। चित्र 6 से 6 इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेराइकल, संवहनी बंडल और पिथ हैं। डायकोट रूट की तुलना में जिसमें कम जाइलम बंडल होते हैं, आमतौर पर मोनोकोट रूट में 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल होते हैं। पिथ बड़ा और अच्छी तरह से विकसित है। मोनोकोटाइल्डोनस जड़ें किसी भी माध्यमिक विकास से नहीं गुजरती हैं। चित्र 6.7 तने का TSA द्विबीजपत्री बी मोनोकोट। 6 मार्च 2003 द्विबीजपत्री तना। किसी विशिष्ट युवा द्विबीजपत्री तने का अनुप्रस्थ भाग दर्शाता है कि बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत है। चित्र 6 से 7 छल्ली की एक पतली परत के साथ कवर किया गया। यह ट्राइकोम और कुछ रंध्रों को सहन कर सकता है। एपिडर्मिस और पेराइकल के बीच कई परतों में व्यवस्थित कोशिकाएं कॉर्टेक्स का गठन करती हैं। इसमें 3 उपक्षेत्र होते हैं। बाहरी हाइपोडर्मिस में एपिडर्मिस के ठीक नीचे कोलेनकाइमेटस कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो युवा तने को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल परतों में विशिष्ट अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान के साथ गोल पतली दीवार वाली पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं। कॉर्टेक्स की अंतरतम परत को एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं स्टार्च अनाज में समृद्ध होती हैं और परत को स्टार्च म्यान भी कहा जाता है। पेराइकल एंडोडर्मिस के अंदरूनी हिस्से में और स्क्लेरेन्काइमा के अर्धचंद्र पैच के रूप में PHL ओम के ऊपर मौजूद है। संवहनी बंडलों के बीच रेडियल रूप से रखी गई पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो मज्जा किरणों का निर्माण करती हैं। बड़ी संख्या में संवहनी बंडलों को एक अंगूठी में व्यवस्थित किया जाता है। संवहनी बंडलों की रिंग व्यवस्था द्विबीजपत्री तने की एक विशेषता है। प्रत्येक संवहनी बंडल संयुक्त खुला और एंडाच प्रोटोक्साइलम के साथ होता है। बड़ी संख्या में गोल पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं जिनमें बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं जो तने के मध्य भाग पर कब्जा कर लेते हैं, पिथ का निर्माण करते हैं। 6 मार्च 2004 एक बीजपत्री तना। मोनोकोट स्टेम में एक स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। बड़ी संख्या में बिखरे हुए संवहनी बंडल होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल म्यान से घिरा होता है और एक बड़ा विशिष्ट पैरेन्काइमेटस ग्राउंड ऊतक। चित्र 6.7 संवहनी बंडल संयुक्त और बंद होते हैं। परिधीय संवहनी बंडल आमतौर पर केंद्रीय रूप से स्थित लोगों की तुलना में छोटे होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित है और संवहनी बंडलों के भीतर पानी युक्त गुहाएं मौजूद हैं। 6 मार्च 2005 पृष्ठीय द्विबीजपत्री पत्ती। लैमिना के माध्यम से एक पृष्ठीय पत्ती का ऊर्ध्वाधर खंड 3 मुख्य भागों अर्थात एपिडर्मिस, मेसोफिल और संवहनी प्रणाली को दर्शाता है। एपिडर्मिस जो पत्ती की ऊपरी सतह एडैक्सियल एपिडर्मिस और निचली सतह अबाक्सियल एपिडर्मिस दोनों को कवर करता है, में एक विशिष्ट छल्ली होती है। अबाक्सियल एपिडर्मिस आमतौर पर एडैक्सियल एपिडर्मिस की तुलना में अधिक रंध्र धारण करता है। उत्तरार्ध में रंध्र की भी कमी हो सकती है। ऊपरी और निचले एपिडर्मिस के बीच के ऊतक को मेसोफिल कहा जाता है। मेसोफिल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है, पैरेन्काइमा से बना होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पलिस्डे पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। एडैक्सियली रखा पैलिसेड पैरेन्काइमा लंबी कोशिकाओं से बना है जो लंबवत और एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। अंडाकार या गोल और शिथिल व्यवस्थित स्पंजी पैरेन्काइमा पलिस्डे कोशिकाओं के नीचे स्थित होता है और निचले एपिडर्मिस तक फैला होता है। इन कोशिकाओं के बीच कई बड़े स्थान और वायु गुहाएं हैं। संवहनी प्रणाली में
संवहनी बंडल शामिल हैं जिन्हें नसों और मध्य शिरा में देखा जा सकता है। संवहनी बंडलों का आकार नसों के आकार पर निर्भर करता है। डायकोट की पत्तियों के जालीदार शिरापरक में नसों की मोटाई भिन्न होती है। संवहनी बंडल मोटी दीवार वाले बंडल म्यान कोशिकाओं की एक परत से घिरे होते हैं। चित्र 6.8 को देखिए तथा संवहनी पुंड में जाइलम की स्थिति ज्ञात कीजिए। 6 मार्च 2006 समद्विबाहु एक बीजपत्री पत्ती। आइसोबाइट्रेलियन पत्ती की शारीरिक रचना कई मायनों में पृष्ठीय पत्ती के समान है। यह निम्नलिखित विशेषता अंतर दिखाता है। एक समद्विबाहु पत्ती में रंध्र एपिडर्मिस की दोनों सतहों पर मौजूद होते हैं तथा मध्ययोतक को ताल तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित नहीं किया जाता। चित्र 6 से 8 ब। चित्र 6.8 पत्ती काटी SA द्विबीजपत्री बी मोनोकोट। घास में नसों के साथ कुछ अडैक्सियल एपिडर्मल कोशिकाएं खुद को बड़ी खाली रंगहीन कोशिकाओं में संशोधित करती हैं। इन्हें बुलीफॉर्म सेल कहा जाता है। जब पत्तियों में बुलीफॉर्म कोशिकाएं पानी को अवशोषित कर लेती हैं और टर्गिड हो जाती हैं तो पत्ती की सतह उजागर हो जाती है। जब वे पानी के तनाव के कारण शिथिल हो जाते हैं तो वे पानी के नुकसान को कम करने के लिए पत्तियों को अंदर की ओर घुमाते हैं। मोनोकोट पत्तियों में समानांतर शिरापरक संवहनी बंडलों मुख्य नसों को छोड़कर के लगभग समान आकार में परिलक्षित होता है, जैसा कि पत्तियों के ऊर्ध्वाधर वर्गों में देखा जाता है। 6.4 द्वितीयक वृद्धि। उपिकल मेरिस्टेम की सहायता से जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। प्राथमिक वृद्धि के अलावा अधिकांश डाइकोटाइलडोनस पौधे परिधि में वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। द्वितीयक विकास में शामिल ऊतक दो पार्श्व मेरिस्टेम हैं, संवहनी कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। 6 अप्रैल 2001 संवहनी कैम्बियम। मेरिस्टेमेटिक परत जो संवहनी ऊतकों को काटने के लिए जिम्मेदार है, जाइलम और फ्लोएम को संवहनी कैम्बियम कहा जाता है। युवा तने में यह जाइलम और फ्लोएम के बीच एक परत के रूप में पैच में मौजूद होता है। बाद में यह एक पूर्ण वलय बनाता है। 6.4.1.2 कैम्बियल रिंग की गतिविधि। वह कैम्बियल रिंग सक्रिय हो जाता है और आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ नई कोशिकाओं को काटना शुरू कर देता है। कोशिकाएं पित्त की ओर कट जाती हैं, द्वितीयक जाइलम में परिपक्व होती हैं और कोशिकाएं परिधि की ओर कट जाती हैं और द्वितीयक फ्लोएम में परिपक्व हो जाती हैं। कैम्बियम आमतौर पर बाहरी की तुलना में आंतरिक तरफ अधिक सक्रिय होता है। नतीजतन उत्पादित द्वितीयक जाइलम की मात्रा माध्यमिक फ्लोएम से अधिक है और जल्द ही एक कॉम्पैक्ट द्रव्यमान बनाती है। द्वितीयक जाइलम के निरंतर गठन और संचय के कारण प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे कुचल जाते हैं। तथापि प्राथमिक जाइलम कमोबेश केंद्र में अथवा उसके आसपास अक्षुण्ण रहता है। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा का एक संकीर्ण बैंड बनाता है जो रेडियल दिशाओं में द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम से होकर गुजरता है। ये द्वितीयक मज्जा किरणें हैं। चित्र 6 से 9। चित्र 6.9 द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि आरेखीय अनुप्रस्थ दृश्य की अवस्थाएं। 6.4.1.1 कैम्बियल रिंग का निर्माण। द्विबीजपत्री तनों में प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच मौजूद कैम्बियम की कोशिकाएं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती हैं। इन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से सटे मेडुलरी किरणों की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। इस प्रकार कैम्बियम की एक निरंतर अंगूठी बनती है। 6.4.1.3 वसंत की लकड़ी और शरद ऋतु की लकड़ी। कैम्बियम की गतिविधि कई शारीरिक और पर्यावरणीय कारकों के नियंत्रण में है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में जलवायु परिस्थितियां वर्ष के माध्यम से समान नहीं होती हैं। वसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय है और व्यापक गुहाओं वाले जहाजों वाले बड़ी संख्या में जाइलरी तत्वों का उत्पादन करता है। इस मौसम के दौरान बनने वाली लकड़ी को वसंत की लकड़ी या प्रारंभिक लकड़ी कहा जाता है। सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रिय होता है और कम जाइलरी तत्व बनाता है जिसमें संकीर्ण बर्तन होते हैं और इस लकड़ी को शरद ऋतु की लकड़ी या देर से लकड़ी कहा जाता है। वसंत की लकड़ी रंग में हल्की होती है और इसका घनत्व कम होता है, जबकि शरद ऋतु की लकड़ी गहरे रंग की होती है और इसका घनत्व अधिक होता है। दो प्रकार की लकड़ियां जो वैकल्पिक गाढ़ा छल्ले के रूप में दिखाई देती हैं, एक वार्षिक वलय का निर्माण करती हैं। कटे हुए तने में देखे जाने वाले वार्षिक छल्ले पेड़ की उम्र का अनुमान देते हैं। 6.4.1.4 हार्टवुड और सैपवुड। पुराने पेड़ों में द्वितीयक जाइलम का बड़ा हिस्सा तने की केंद्रीय या अंतरतम परतों में टैनिन, रेजिन, तेल, मसूड़े, सुगंधित पदार्थ और आवश्यक तेलों जैसे कार्बनिक यौगिकों के जमाव के कारण गहरे भूरे रंग का होता है। ये पदार्थ इसे सूक्ष्म जीवों और कीड़ों के हमलों के लिए कठोर, टिकाऊ और प्रतिरोधी बनाते हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक गरिमापूर्ण दीवारों वाले मृत तत्व शामिल हैं और इसे हार्टवुड कहा जाता है। हार्टवुड पानी का संचालन नहीं करता है, लेकिन यह स्टेम को यांत्रिक सहायता देता है।
द्वितीयक जाइलम का परिधीय क्षेत्र रंग में हल्का होता है और इसे सैपवुड के रूप में जाना जाता है। यह जड़ से पत्ती तक पानी और खनिजों के चालन में शामिल है। 6 अप्रैल 2002 कॉर्क कैम्बियम। चूंकि संवहनी कैम्बियम की गतिविधि के कारण स्टेम परिधि में वृद्धि जारी रखता है, बाहरी कॉर्टिकल और एपिडर्मिस परतें टूट जाती हैं और नई सुरक्षात्मक सेल परतों को प्रदान करने के लिए प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जल्दी या बाद में कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन नामक एक और मेरिस्टेमेटिक ऊतक विकसित होता है, आमतौर पर प्रांतस्था क्षेत्र में। फेलोजेन कुछ परतों की मोटी होती है। यह संकीर्ण पतली दीवारों वाली और लगभग आयताकार कोशिकाओं से बना है। फेलोजेन दोनों तरफ की कोशिकाओं को काट देता है। बाहरी कोशिकाएं कॉर्क या फेलिम में अंतर करती हैं, जबकि आंतरिक कोशिकाएं माध्यमिक प्रांतस्था या फेलोडर्म में अंतर करती हैं। सेल की दीवार में सुब्रिन जमाव के कारण कॉर्क पानी के लिए अभेद्य है। द्वितीयक प्रांतस्था की कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस हैं। फेलोजेन, फेलिम और फेलोडर्म को सामूहिक रूप से पेरिडर्म के रूप में जाना जाता है। कॉर्क कैम्बियम की गतिविधि के कारण फेलोजेन के परिधीय शेष परतों पर दबाव बनता है और अंततः ये परतें मर जाती हैं और बंद हो जाती हैं। छाल एक गैर-तकनीकी शब्द है जो संवहनी कैम्बियम के बाहरी सभी ऊतकों को संदर्भित करता है, इसलिए माध्यमिक फ्लोएम सहित छाल कई प्रकार के ऊतक प्रकारों को संदर्भित करता है, जैसे पेरिडर्म और द्वितीयक फ्लोएम। मौसम की शुरुआत में बनने वाली छाल को शुरुआती या नरम छाल कहा जाता है। मौसम के अंत में देर से या कठोर छाल बनती है। छाल बनाने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका परतों के नाम लिखिए। क, ख, चित्र 6-10 लेंटिकेल एवं ई छाल। कुछ क्षेत्रों में फेलोजेन कॉर्क कोशिकाओं के बजाय बाहरी तरफ बारीकी से व्यवस्थित पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं को काट देता है। ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं जल्द ही एपिडर्मिस को तोड़ देती हैं, जिससे लेंस के आकार का उद्घाटन होता है, जिसे लेंटिकल्स कहा जाता है। लेंटिकल्स बाहरी वातावरण और स्टेम के आंतरिक ऊतक के बीच गैसों के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। ये अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। चित्र 6-10। 6 अप्रैल 2003 जड़ों में द्वितीयक वृद्धि। डायकोट रूट में संवहनी कैम्बियम मूल रूप से पूरी तरह से माध्यमिक है। यह प्रोटोजाइलम के ऊपर फ्लोएम बंडलों के ठीक नीचे स्थित ऊतक से उत्पन्न होती है, जिससे प्रोटोजाइलम के ऊपर एक पूर्ण एवं सतत लहरदार वलय बनता है। चित्र 6-11। आगे की घटनाएं पहले से ही एक डाइकोटाइलडॉन स्टेम के लिए ऊपर वर्णित लोगों के समान हैं। चित्र 6.111 विशिष्ट द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि के विभिन्न चरण। जिम्नोस्पर्म के तनों और जड़ों में द्वितीयक वृद्धि भी होती है। हालांकि मोनोकोटाइलडॉन में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। सारांश: शारीरिक रूप से एक पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना होता है। पौधों के ऊतकों को मोटे तौर पर मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, पार्श्व और इंटरक्लेरी और स्थायी, सरल और जटिल में वर्गीकृत किया जाता है। भोजन और इसके भंडारण का आत्मसात, पानी, खनिजों और प्रकाश संश्लेषण का परिवहन और यांत्रिक समर्थन ऊतकों के मुख्य कार्य हैं। ऊतक प्रणाली 3 प्रकार की होती है: एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। एपिडर्मल ऊतक प्रणाली एपिडर्मल कोशिकाओं, रंध्र और एपिडर्मल उपांगों से बनी होती है। जमीन ऊतक प्रणाली पौधे का मुख्य थोक बनाती है। इसे 3 जोन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ में बांटा गया है। संवहनी ऊतक प्रणाली जाइलम और फ्लोएम द्वारा बनाई जाती है। कैम्बियम की उपस्थिति, जाइलम और फ्लोएम के स्थान के आधार पर संवहनी बंडल विभिन्न प्रकार के होते हैं। संवहनी बंडल चालक ऊतक बनाते हैं और पानी, खनिज और खाद्य सामग्री को स्थानांतरित करते हैं। मोनोकोटाइलडोनस और डाइकोटाइलडोनस पौधे अपनी आंतरिक संरचनाओं में चिह्नित भिन्नता दिखाते हैं। वे संवहनी बंडलों के प्रकार, संख्या और स्थान में भिन्न होते हैं। द्वितीयक वृद्धि अधिकांश द्विबीजपत्री जड़ों और तनों में होती है और यह संवहनी कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की गतिविधि से अंगों के परिधि, व्यास को बढ़ाती है। लकड़ी वास्तव में एक द्वितीयक जाइलम है। उनकी संरचना और उत्पादन के समय के आधार पर विभिन्न प्रकार की लकड़ी हैं।